बिहार के विधानसभा चुनाव में देश दुनिया की सारी बड़ी खबर के सदा के सामने मौजूद दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे दोस्तों, बिहार में आखिरकार महागठबंधन को लेकर जितनी भी भ्रांतियां थी वो सारी की सारी भ्रांतियां दूर कर दी गई है और महागठबंधन एक साथ करने वाला है प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताएंगे कब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे दोस्तों, और इसके बाद तेजस्वी यादव कब से अपनी एक एक दिन में 10-10 सभाएं करने निकलने जा रहे हैं दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर अमित शाह पूरी तरीके से हो गए एक्सपोज। बताएंगे कैसे बिहार के चुनाव में बीजेपी और जेडीयू वालों को हार दिखाई दे रही है, तब शाह को आगे करके उम्मीदवारों की तोड़फोड़ की जा रही है दोस्तों। यहां तक कि अपहरण करने के भी गंभीर आरोप लगे हैं और अमित शाह को लेकर भी कई सारे आरोप लगाए गए हैं। डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में एक बार फिर से नीतीश कुमार ने एक महिला का ऐसा अपमान कर दिया दोस्तों की सोशल मीडिया पर अब फिर से नीतीश कुमार के चरित्र और नीतीश कुमार के खासकर स्वास्थ्य को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में बताएंगे कैसे भारतीय जनता पार्टी का नेता जिस पर दवाई से जुड़े घोटाले के गंभीर आरोप लगे थे दोस्तों, उसकी गाड़ी से चुनाव में लोगों के वोटों को प्रभावित करने के लिए बांटे जा रहा सामान पकड़ा गया है। डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे एक एक करके सारी बड़ी अपडेट। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार में परिवर्तन होगा और ये बात उसी दिन तय हो गई थी जिस दिन चुनाव का ऐलान किया गया था और आज महागठबंधन की एकजुटता से परिवर्तन और प्रचंड होगा, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों कि क्या बिहार इस बार तेजस्वी होने जा रहा है। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में उठापटक को लेकर कई सारे मीडिया वाले दावा कर रहे थे कि गठबंधन एकजुट नहीं हो पा रहा है। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद पर ऐलान करके चुनावी मैदान में अभी महागठबंधन नहीं उतरना चाहता है। सीट शेयरिंग को लेकर रस्साकसी चल रही है। हालांकि दोस्तों सीट बंटवारे के बाद कुछ एक सीटें ऐसी है जहां पर महागठबंधन के 2 उम्मीदवार मैदान में उतरे हुए हैं। ऐसे टोटल 6 से 8 सीटें हैं, जो पहले 15 के आसपास सीटें हुआ करती थी दोस्तों, यानी 15 ऐसी सीटें होती थी जहां पर 2 उम्मीदवार महागठबंधन के हुआ करते थे। लेकिन धीरे धीरे बातचीत करते करते ऐसे सीटों की संख्या कम होते होते केवल 8 के आसपास बची है दोस्तों। उसमें भी 2-3 के नाम आजकल में वापस हो सकते हैं। लेकिन अब जो जानकारी सामने आ रही है दोस्तों, उससे स्पष्ट हो गया है कि महागठबंधन को तोड़ने के टूटने के सपने देखने वाले लोगों के लिए यह डरावना सपना साबित हुआ है दोस्तों। खबर यह है कि महागठबंधन ने तय किया है कि वो 23 अक्टूबर को एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, यानी एकजुटता दिखाने के लिए एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसमें कांग्रेस पार्टी के साथ साथ राष्ट्रीय जनता दल, वीआईपी पार्टी और लेफ्ट पार्टियों के साथ साथ सारी वे पार्टियां मौजूद रहेंगी दोस्तों जो महागठबंधन का हिस्सा है। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की तारीख तय कर ली गई है। एजेंडा और घोषणाओं के ऐलान उसी दिन किए जाएंगे और इस दौरान तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार भी घोषित किया जा सकता है। कार्यकर्ता और मतदाताओं को साफ संदेश दिया गया है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वो देखें कि बिहार में किन एजेंडों पर असली चुनाव लड़ा जाएगा दोस्तों। जैसे ही 23 तारीख को यानी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसके बाद तेजस्वी यादव परसों से अपने राज्यव्यापी दौरे पर निकल रहे हैं, यानी 2020 के चुनाव की तरह तेजस्वी यादव एक एक दिन में अंधाधुंध 10-10 रैलियां करेंगे और 10-10 उम्मीदवारों के लिए समर्थन का समीकरण बनाएंगे दोस्तों। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव की सभा के साथ साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी फुल फ्लैश कैंपेन में उतरने जा रही है। प्रियंका गांधी के 10 के आसपास सभाएं होंगी और राहुल गांधी 15 से ज्यादा सभाएं करने जा रहे हैं, यानी राहुल गांधी राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के एक ही रैली में वोट की अपील करेंगे दोस्तों। यानी एक बड़ी रैली पूरे जिले में बुलाई जाएगी जिसमें राहुल गांधी महागठबंधन के सारे पार्टियों के समर्थन में वोट की अपील करेंगे, जबकि तेजस्वी यादव एक एक विधानसभा को कवर करेंगे दोस्तों। और तेजस्वी यादव जब 10 रैली एक दिन में करेंगे तो इसका मतलब वो सारे महागठबंधन के साथियों के समर्थन में रैली करके आएंगे दोस्तों। और अंधाधुंध रैलियां तेजस्वी यादव की शुरू हो रही है। इसका मतलब 2020 के चुनाव की तीव्रता महागठबंधन में आप देखने को मिलेगी। अगर आप भी मानते हैं कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार महागठबंधन प्रचंड लड़ाई लड़ने जा रहा है तो लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान जो उड़ीसा में विधानसभा के चुनाव हुए थे दोस्तों, उस चुनाव का केवल एकमात्र मुद्दा था कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक क्या अपना राज्य चला पाएंगे। उनकी मानसिक स्थिति काफी खराब थी दोस्तों और लोगों ने मंच पर, सार्वजनिक मंच पर उनके हाथ को थरथराता हुआ देखा, उनके जुबान को लड़खड़ाते हुए देखा दोस्तों। इसके बाद सबको समझ में आ गया कि कुछ ना कुछ गलती है, कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं उनको, इसीलिए वो मुख्यमंत्री के तौर पर अब काम नहीं कर पाएंगे। और यही बड़ा कारण था कि नवीन पटनायक को लोगों ने वोट देने की जगह परिवर्तन के लिए वोट डाल दिया दोस्तों। ऐसे में नीतीश कुमार की स्थिति तो ऐसा लग रहा है कि नवीन पटनायक से भी खराब हो चली है। खबर यह है कि बिहार के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है दोस्तों। बिहार के मुजफ्फरपुर के औराई विधानसभा क्षेत्र के अंदर पहुंचे थे नीतीश कुमार सभा करने के लिए। बीजेपी की उम्मीदवार रमा निषाद के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार उनको जिताने की अपील कर रहे थे दोस्तों। नीतीश कुमार इस दौरान अपील करते करते माला लेकर आते हैं। इसके बाद वो माला पहनाने की कोशिश करते हैं रमा निषाद को। इसके बाद जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा इस पर चौकन्ने हो जाते हैं दोस्तों। नीतीश कुमार के हाथ से माला लेने लगते हैं, यानी नीतीश
कुमार को गले में माला डालने से रोका जाता है और उनको हाथ में माला देने के लिए बोला जाता है दोस्तों, लेकिन नीतीश कुमार इस पर भड़क जाते हैं और नीतीश कुमार रमा निषाद के गले में माला पहनाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। और जेडीयू के नेता संजय निषाद के मना करने के बावजूद नीतीश कुमार महिला प्रत्याशी के गले में माला डालते हैं दोस्तों। इस पर तेजस्वी यादव ने प्रतिक्रिया दी। तेजस्वी यादव कहते हैं कि ये गजब आदमी है भाई, मुख्यमंत्री अगर स्वस्थ होते तो लिखा हुआ भाषण पढ़ ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं, ये सवाल था दोस्तों। कुल मिलाकर नीतीश कुमार को अमूमन इस तरीके से देखा नहीं जाता, लेकिन अब नीतीश कुमार जो हरकतें करते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं उनकी मानसिक स्थिति इससे उजागर होती है। अगर आप भी मानते हैं कि एक बार फिर से नीतीश कुमार एक्सपोज हो रहे हैं तो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर अब विपक्ष के लोगों को चुनाव लड़ने से ही बीजेपी वालों को तकलीफ होने लगी है दोस्तों। खबर वाल्मीकि नगर विधानसभा सीट से सामने आई है, जहां पर जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशी दीर्घ नारायण प्रसाद का नामांकन रद्द कर दिया गया दोस्तों। चुनाव आयोग ने यह कार्रवाई सरकारी शिक्षक पद से इस्तीफा न देने के कारण की है। जांच में पाया गया कि उन्होंने नामांकन पत्र के साथ इस्तीफे की प्रमाणित प्रति अटैच नहीं की है। नियमों के अनुसार कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने पोस्ट से इस्तीफा दिए बिना चुनाव नहीं लड़ सकता। इसी आधार पर उनका नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया दोस्तों। जन स्वराज पार्टी के लिए बीजेपी वाले और ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि उनके उम्मीदवार मैदान में ना उतरे, इसीलिए अब जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने सबूतों के साथ बताया है कि अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान आकर बिहार में गंदी राजनीति कर रहे हैं और प्रत्याशियों को चुनाव नहीं लड़ने दिया जा रहा है। कुछ प्रत्याशियों को धमकाकर, कुछ को खरीदकर चुनाव से बाहर हटाया जा रहा है ताकि बीजेपी के लोगों के वोट डिवाइड ना हो। प्रशांत किशोर ने अमित शाह पर आरोप लगाया कि जन स्वराज के उम्मीदवारों को जानबूझकर धमकियां दी जा रही है और मोदी और शाह पर जो गंभीर आरोप पहले लगते थे दोस्तों, अब वो आरोप प्रशांत किशोर जैसे नेता लगा रहे जो बीजेपी के साथ काम भी कर चुके हैं। अगर आप भी मानते हैं कि अब ये प्रशांत किशोर के आरोपों पर भाजपा वालों को जवाब देना चाहिए तो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। दानापुर से जन स्वराज के प्रत्याशी मुटुर शाह को बंधक बनाया गया और गृह मंत्री अपने साथ लेकर पूरे दिन घूमते रहे। इसी से पता चलता है कि अमित शाह का भी सीधे सीधे इस पूरे कांड में हाथ है दोस्तों। और एक व्यक्ति जो अपना नामांकन दाखिल करने जा रहा था उसको रास्ते से ही गायब कर दिया गया दोस्तों। बाद में पता चला कि वो तो अमित शाह के साथ में था। तो कहीं ना कहीं बिहार के अंदर एक गंदी राजनीति की जा रही है। अगर आप भी मानते हैं कि ये डर है केवल हार का, इसीलिए कर रहे हैं इस तरीके की हरकतें, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का एक नेता जो अमूमन विवादों में रहता है दोस्तों से लेकर एक और बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल बिहार के दरभंगा जिले से भारतीय जनता पार्टी के चुनाव लड़ रहे जाले के वर्तमान विधायक जीवेश मिश्रा जो चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं दोस्तों, उन्होंने बताया था कि उनके पास 10 करोड़ के आसपास की संपत्ति है और अब समझ में आ रहा है कि ये पैसा कहां खर्च किया जा रहा है दोस्तों। आपको बता दें कि जीवेश मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के लोगों ने पैसे बांटकर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की है दोस्तों। जो खबर है उसके अनुसार भाजपा के प्रत्याशी जीवेश मिश्रा की गाड़ी जब्त की गई है दोस्तों। बीजेपी के प्रत्याशी जीवेश मिश्रा पर घड़ी बांटने के आरोप लगे हैं दोस्तों। जाले से बीजेपी के प्रत्याशी जीवेश मिश्रा है और प्रत्याशी के नाम से निर्गत हुई थी स्कॉर्पियो गाड़ी से बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह के घड़ी पाए गए हैं दोस्तों। कांग्रेस के प्रत्याशी ऋषि मिश्रा के आरोपों के बाद स्कॉर्पियो को रोका गया दोस्तों और बीजेपी के झंडे के बाद जब गाड़ी के अंदर ढूंढा गया दोस्तों तो बड़ी मात्रा में ये घड़ी मिले जो लोगों के बीच में बांटने की कोशिश की जा रही थी। यानी एक तरीके से लोगों को चीजों के रूप में रिश्वत देने का प्रयास किया जा रहा था ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में जाले विधानसभा सीट से बीजेपी के नेता जीवेश मिश्रा को एक बार फिर से चुनाव जीतने का मौका मिले दोस्तों। स्कॉर्पियो गाड़ी जो जब्त की गई है उस पर पुलिस ने कहा कि हमने जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी है। जाले के मस्का बाजार से यह गाड़ी जब्त की गई है दोस्तों। हालांकि पुलिस प्रशासन क्या एक मंत्री के खिलाफ कोई एक्शन ले पाएगा, ये एक बड़ा सवाल इसलिए भी है दोस्तों क्योंकि इससे पहले तेजस्वी यादव जब पहुंचे थे तब जाकर भारतीय जनता पार्टी के नेता जीवेश मिश्रा के ऊपर एक एफआईआर दर्ज की गई थी दोस्तों, शिकायत दर्ज की गई थी। लेकिन जिस तरीके की गुंडागर्दी दिखाकर पैसे बांटकर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, मामला काफी गंभीर है। पिछले बार जब विधानसभा के चुनाव हुए थे दोस्तों तो यहाँ पर जीवेश मिश्रा के सामने चुनौती देने के लिए महागठबंधन की तरफ से मैदान में उतारे गए थे मस्कूर उस्मानी, जिनको लगभग 65,000 वोट मिला दोस्तों और लगभग 21,000 वोटों के अंतर से भारतीय जनता पार्टी के नेता जीवेश मिश्रा चुनाव जीत गए दोस्तों। ऐसे में इस बार पार्टी की ओर से, कांग्रेस की ओर से मजबूत उम्मीदवार उतारा गया है और ऋषि यादव जो जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर 57,000 वोट पहले प्राप्त कर चुके हैं 2015 के चुनाव में, इस बार उनको मैदान में उतारा गया है। वो जरूर कांग्रेस पार्टी के वोटों को जोड़कर एक बड़े अंतर से यहाँ पर चुनाव जीतने की स्थिति में आ सकते हैं। जो भी जानकारी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये जो पैसे बांटने की कोशिश की जा रही है दोस्तों, सामान बांटने के साथ ही वोटों को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। धीरे धीरे करके आप भाजपा वाले एक्सपोज होते जा रहे हैं। 2 शब्द इनके बारे में लिखकर जरूर बताएगा। अगर आप भी मानते हैं कि इसी तरीके से हर चीजों को पकड़ना पड़ेगा तब जाकर चुनाव के अंदर असलियत सबके सामने आएगी, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर
कांग्रेस पार्टी को असदुद्दीन ओवैसी का एक और बड़ा समर्थन मिला है दोस्तों। खबर है कि तेलंगाना के जुबली हिल्स के चुनाव जो अब 14 तारीख को जहां पर रिजल्ट आएंगे और 11 को वोट डाला जाएगा दोस्तों, वहां पर जुबली हिल्स में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नवीन यादव का समर्थन करते हुए एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि वो पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के समर्थन में खड़े हैं। ग्रेटर हैदराबाद क्षेत्र के अंदर कांग्रेस पार्टी पहली बार दबदबा दिखाते हुए चुनाव लड़ रही है। अगर कांग्रेस पार्टी यहां जीती है दोस्तों, जिसकी संभावना लगभग 80 से 90% है, क्योंकि अब असदुद्दीन ओवैसी का समर्थन भी मिल गया है, तो ये पहली बार होगा जब कांग्रेस पार्टी ग्रेटर हैदराबाद के अंदर पहला सीट जीतेगी। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आगे आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य के तौर पर ललन राम काम कर रहे हैं, लेकिन हम पार्टी ने उनको कुटुंबा से एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा है दोस्तों। बिना इस्तीफा दिए चुनाव लड़वाया जा रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या कोई व्यक्ति जो एक सरकारी पोस्ट पर है, अनुसूचित जाति आयोग का सदस्य है, क्या वो अचानक से आकर इस तरीके से अपने सीट पर मौजूद रहने के साथ साथ यानी बिना इस्तीफे के चुनाव लड़ सकता है? ये तो चुनाव के नियमों का उल्लंघन है और पप्पू यादव ने मामले पर कार्रवाई करने की अपील की है। देखते हैं क्या मामला सामने आएगा दोस्तों। जो भी जानकारी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर महाराष्ट्र के महानगर पालिका सहित राज्य के अन्य निकाय चुनावों में पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके चचेरे भाई राज ठाकरे के बीच में मनोमिलन चल रहा है, लेकिन दूसरी ओर शिवसेना यूबीटी के अंदर कई सारे नेताओं के आने का सिलसिला भी जारी है। ऐसे में नासिक की पूर्व नगर सेविका संगीता गायकवाड़ ने अपना पाला बदलकर भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर शिवसेना यूबीटी का साथ देने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि अब हम इनका हाल नरकासुर वाला कर डालेंगे, यानी उद्धव ठाकरे खुलकर भारतीय जनता पार्टी को नरकासुर बताकर बीजेपी के लोगों को निशाना साध रहे हैं। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें महाराष्ट्र के पुणे की एक कहानी है दोस्तों। इस कहानी में बताया गया कि 66,000 रुपए से 1 एकड़ में खेती की गई, लेकिन जब प्याज बेचा गया तो मात्र 664 रुपए मिले, यानी किसानों की बदहाली का एक और मामला सामने आया। कांग्रेस ने कहा कि देश में किसानों का हाल समझिए। महाराष्ट्र में एक किसान 66,000 रुपए लगाकर 1 एकड़ की जमीन पर केवल 664 रुपए प्राप्त कर पाता है। किसान 1500 रुपए किराए लगाकर प्याज मंडी लेकर पहुंचा, यहाँ उसे 750 किलो प्याज के सिर्फ 664 रुपए मिले। मोदी सरकार का वादा था कि किसानों की आमदनी दोगुनी करने का वादा, लेकिन किसानों को इस हाल में लाकर छोड़ दिया गया दोस्तों। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में किसानों की बदहाली के लगातार मामले सामने आ रहे हैं, और क्योंकि राज्य के अंदर विपक्ष की सरकार नहीं है दोस्तों, तो एक शब्द गोदी मीडिया वालों के मुंह से नहीं निकल रहा। इससे पता चलता है कि ये पूरी तरीके से गोदी मीडिया वाले किसान विरोधी हैं, देश की जनता के विरोधी हैं, केवल एक पार्टी और एक नेता का जाप जपते रहते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि महाराष्ट्र में किसानों की हालत बद से बदतर होने के बावजूद इसे मीडिया में जानबूझकर दबाया गया इन मुद्दों को, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें राजस्थान में 5.25 लाख से ज्यादा राज्य कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम पर एक बार फिर से खतरा मंडराने लगा है दोस्तों। सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम को खत्म करके न्यू पेंशन स्कीम यानी ओपीएस को हटाकर एनपीएस लागू करने की शुरुआत कर दी है दोस्तों। पहले फेज में घाटे में चल रहे निगमों, बोर्डों और आयोगों के साथ ही कुछ यूनिवर्सिटीज को भी ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस से बाहर करने की कोशिश की जाएगी। खत्म करने की छूट दे दी गई है। प्रयोग के तौर पर अभी इस छूट का सहारा लिया जा रहा है दोस्तों। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आगे आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी पूर्णिया के अंदर सारी सीटें जीतकर जाए, यानी विधानसभा की सारी सीटें कांग्रेस के खाते में जानी चाहिए। और इसीलिए पप्पू यादव ने पूर्णिया जिले के अंदर महागठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशियों की संयुक्त चुनावी बैठक 21 तारीख यानी बीते दिन बुलाया था दोस्तों। इस बैठक में 11:30 बजे के आसपास उन्होंने जिला कांग्रेस कार्यालय गोकुल कृष्ण आश्रम पूर्णिया में बैठक की, और बैठक के दौरान बताया कि किस तरीके का चुनाव लड़ना है और तरीके समझाते हुए बताया गया कि कैसे जीत बड़ी हासिल करनी है। कुल मिलाकर दोस्तों पप्पू यादव एक ऐसे नेता है जो बिहार के समाज को जानते हैं, बिहार में चुनाव कैसे लड़ा जाता है सारे ट्रिक जानते हैं, और वो इन्हीं बातों को सबको समझा रहे होंगे। और इसके बाद आखिरकार देखते हैं पूर्णिया के अंदर क्या पप्पू यादव अपने संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें लाकर देंगे। जो भी जानकारी से जुड़ी आती रहेगी दोस्तों आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। लेकिन एक बात है कि पप्पू यादव को इस बार कांग्रेस पार्टी की ओर से काफी आगे बढ़ाया जा रहा है, और ये कोशिश की जा रही है कि पप्पू यादव जी अपने लगभग 5 से 6 विधायकों को जितवा कर लेकर आए, पार्टी को फायदा पहुंचाए। साथ साथ दोस्तों जनसुराज फॉर बिहार की ओर से सोशल मीडिया पर अमित शाह पर जमकर निशाना साधते हुए अमित शाह को कैंडिडेट चोर के नाम से संबोधित किया गया है दोस्तों। यानी जनसुराज पार्टी के उम्मीदवारों को बार बार कोई ना कोई पार्टी रिझा लेती है, या यूं कहिए कि केवल भारतीय जनता पार्टी रिझा लेती है। और रिझाने के 2 तरीके होंगे, एक तो सत्ता में है भारतीय जनता पार्टी तो पुलिस फोर्स आईटी सब कुछ बीजेपी के पास है, तो साम दाम दंड भेद हर चीज का इस्तेमाल करके बीजेपी अपने विरोधी उम्मीदवारों को भी कहीं ना कहीं रास्ते से हटाने की कोशिश कर रही है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। जनसुराज पार्टी के लोगों का गुस्सा भी जायज है। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें
बीजेपी के एक विधायक का वीडियो वायरल हो रहा है दोस्तों। इस वीडियो में भद्दी भद्दी गालियां दे रहा है बीजेपी का नेता विकुल चपराना और सड़क पर कार को लेकर छोटी सी नोकझोंक के बाद बीजेपी का नेता इतनी ज्यादा तरीके से भड़क जाता है दोस्तों की गंदी गंदी गालियां देता है, जमीन पर नाक रगड़वाता है, घुटनों के बल लिटाकर माफी मंगवाता है। विकुल चपराना ने यह तमाशा उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने किया है दोस्तों। अपना रौब दिखाते हुए बड़े बड़े लोगों के नाम गिनवा रहा है। वहीं बीजेपी का असली चेहरा सबके सामने आ गया है, यानी खुलेआम एक व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है भाजपा का नेता और पुलिस वाले इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे, खड़े होकर देख रहे हैं दोस्तों। यानी खुलेआम गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा के नेताओं की चल रही है। अगर आप भी मानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अब बीजेपी वाले या तो गुंडे जैसी हरकतें करते हैं या गुंडे जितने भी थे सारे भाजपाई हो चुके हैं और इसीलिए अब बीजेपी वालों को उत्तर प्रदेश के अंदर कोई गुंडा दिखाई नहीं देता। लेकिन सबको पता है कि सबसे खराब कानून व्यवस्था अगर कहीं पर है तो वो उत्तर प्रदेश के अंदर है, चाहे बीजेपी वाले से लेकर कुछ भी दावा कर ले। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और आखिरी फेज के नॉमिनेशन की प्रक्रिया सोमवार को खत्म हो गई दोस्तों। चुनाव आयोग के मुताबिक पहले फेज के चुनाव के लिए 1314 उम्मीदवार मैदान में उतरे हुए हैं, यानी 1314 उम्मीदवार मैदान में है। 300 से अधिक प्रत्याशियों के पर्चे खारिज हो गए, 61 प्रत्याशियों के नाम वापस हो गए। 243 सदस्यीय विधानसभा की 121 सीटों पर 6 नवंबर और दूसरे फेज की 122 सीटों के लिए 11 नवंबर को मतदान होना है दोस्तों। दूसरे फेज की 122 सीटों के लिए 11 नवंबर को मतदान होने वाला है। अब देखते हैं स्क्रूटनी के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आएगा दोस्तों। यानी बीते दिन 21 तारीख को स्क्रूटनी हुई है, 23 तारीख तक नाम वापस लिया जा सकता है। तो दूसरे फेज के चुनाव को लेकर जब सारी तैयारियां हो जाएगी तो 24 तारीख को इंडिया गठबंधन के नेता तेजस्वी यादव सड़कों पर उतरेंगे, मैदान में उतरेंगे और जब नाम वापस लेने का अंतिम दिन है 23 तारीख, तभी इंडिया गठबंधन की बैठक भी हो रही है। तो पूरा सब कुछ प्लानिंग के साथ चल रहा है। दो शब्द इस मामले को लेकर भी लिखकर जरूर बताएगा। अगर आप भी मानते हैं कि कुछ भी कहो बिहार तो बदलाव करके रहेगा तो लिखिएगा जरूर। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर भागलपुर में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला अधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने मंगलवार को भागलपुर स्थित ईवीएम वेयर हाउस पर मुस्तैदी से तैनात होते हुए मशीनों के रखरखाव, सुरक्षा व्यवस्था और स्टॉक रजिस्टर की जांच की है। उन्होंने संबंधित पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि सभी ईवीएम मशीनें निर्धारित मानक के रूप में सुरक्षित रखी जाए। ऐसा किया जाएगा तभी ये अच्छे तरीके से हो सकता है और कोई सवाल नहीं उठेगा, वरना अगर इस तरीके से कोई भी चूक हुई तो फिर और गंभीर सवाल खड़े होंगे। कुल मिलाकर दोस्तों ईवीएम के चुनाव को लेकर हमेशा सवाल उठते रहते हैं। ऐसे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें बिहार के विधानसभा चुनाव के बीच में मंगलवार को यानी बीते दिन शेखपुरा विधानसभा क्षेत्र संख्या 169 से निर्दलीय प्रत्याशी विजय कुमार कानूनी मुश्किल में फंस गए हैं दोस्तों। हरनौत प्रखंड स्थित छतियाना चेकपोस्ट पर वाहन जांच के दौरान पुलिस ने उनके पास से भारी मात्रा में नकदी और संदिग्ध बैंक दस्तावेज बरामद किए हैं दोस्तों। 5-5 लाख रुपए के कुल 37 बैंक के चेक पकड़े गए हैं। जाँच में पुलिस ने 55,000 नकदी के अलावा 5-5 लाख रुपए के 37 ब्लैंक चेक बरामद किए हैं दोस्तों। ये चेक 1,85,00,000 रुपए की बताई जा रही है। बरामद चेकों पर दीपक कुमार शर्मा के हस्ताक्षर है, लेकिन उनमें भुगतानकर्ता का नाम नहीं है, खाता संख्या और अन्य वितरण भी भरे नहीं है। पुलिस के अनुसार ये सामान पटना के बेलछी की ओर जा रहा था। हरनौत थाना प्रभारी अमरदीप कुमार ने मामले की पुष्टि करते हुए आदर्श आचार संहिता होने के दौरान इतनी बड़ी राशि में ब्लैंक चेक बरामद होने के बाद इस मामले को संगीन तरीके से लिया है दोस्तों। कुल मिलाकर निर्दलीय प्रत्याशी है और उसने चेक भेजा है तो जरूर इसके पीछे कुछ ना कुछ एक बड़ा झोल होगा। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें अब जनसुराज पार्टी के उम्मीदवारों के नाम वापस के बाद कई लोगों के नाम अब खारिज होने लगे हैं दोस्तों। नामांकन खारिज होने लगे। इस पर जनसुराज वाले बोलते हैं कि जिसका डर प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जताया था वही हुआ। अब सत्ताधारी दल के लोग अपनी नीतियों पर अड़ गए और चुनाव आयोग से मिलकर अपने काम की शुरुआत कर चुके हैं। दुख होता है कि यही लोकतंत्र की वास्तविक ताकत है। दो शब्द जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी ने ब्रिटेन के अंदर म्यूजियम में पिंक बॉल गाला नाम के एक समारोह का आयोजन किया दोस्तों। मीडिया में इस बात को लेकर कोई चर्चा नहीं है कि इस दौरान करोड़पतियों का जोरदार तरीके से एक लड़की ने विरोध किया और क्लाइमेट चेंज के मामले को लेकर यह विरोध किया गया दोस्तों। सोशल मीडिया पर वीडियो क्लिप वायरल होने के बाद लोगों ने कहा कि ईशा अंबानी इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन कुछ लोगों के साथ में मिलकर कर रही है, लेकिन मीडिया वाले ये नहीं दिखाएंगे कि कैसे अंबानी के आयोजित कार्यक्रम में इस तरीके का विरोध दुनिया भर के अंदर सामने आ रहा है दोस्तों। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए के मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर अपने बयान पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि नीतीश कुमार ही एनडीए गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। उन्होंने कहा कि मेरे बयान को गलत तरीके से लिया गया। मैं हमेशा कहता हूं कि नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि दोस्तों उपेंद्र कुशवाहा जो ये बयान दे रहे हैं, इस बयान की कोई अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के पास अभी एक भी विधायक नहीं है। लेकिन कुशवाहा कुछ भी बोले, ये बात तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी और अमित शाह कुछ बड़ी प्लानिंग करते हुए नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं अलग थलग
अलग करने का प्रयास कर रहे हैं और लोगों के मन में शंकाएं भी इसलिए है क्योंकि अमित शाह खुलकर नहीं बोलते कि नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री हैं। अमित शाह कहते हैं कि उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, जिसमें जमीन आसमान का अंतर है दोस्तों। केवल शब्दों से ही पूरा खेल बिगड़ रहा है नीतीश कुमार का। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आपसे दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोग तो लगातार आगे भी इस तरीके से पहुंचती रहे। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का। जय हिंद।